हेलो एवरीवन, मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 15 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना चाहिए इफ़ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। सबसे पहली गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि दे आर स्टडिंग रैंडम बुक्स। वो क्या करते हैं, जब पहले तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो रैंडम बुक्स को पाइल अप कर लेते हैं अपनी स्टडी टेबल पर और पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नीट एग्जाम है वो बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम है जिसमें बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक्चुअली प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू शुड हैव अ गुड टीचर नोट्स। आपके टीचर के अच्छे से नोट्स होने चाहिए। उसके बाद जो टीचर क्लास में क्वेश्चन कराते हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है आपको। आपके पास एक अच्छी PYQ बुक होनी चाहिए और NCERT इज अ मस्ट हैव। और उसके अलावा अगर कोई टीचर आपको बुक रिकमेंड करता है उसके बाद वो बुक्स आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई भी अननेसेसरी बुक की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, दे आर अनअवेयर अबाउट द कंपटीशन। उनको पता ही नहीं है कि उनका कंपटीशन किसके साथ है। उनको लगता है कि अगर 10th क्लास में उनके 10 पॉइंटर आ गए हैं, A ग्रेड आ गए हैं, तो वो इजीली नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट अबाउट परसेंटेज दैट यू गेट फ्रॉम योर 10th क्लास या 11th क्लास में आपके कितने परसेंटेज आए हैं उससे। इट इज अबाउट कि आप कितने सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, आपको कॉन्सेप्ट कितना चमकता है और आप उसको कितने अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो यू शुड नो दैट in NEET exam there are around 17 lakh students who are appearing in the exam, और वो 17 लाख स्टूडेंट्स अलग अलग हमारे इंडिया के अलग अलग कोने से हैं, अलग अलग स्कूल से हैं, अलग अलग रीजन से हैं। तो आपको कंपटीशन उनके साथ है, ना कि अपने स्कूल के साथ। तीसरा पॉइंट, थिंकिंग थ्योरी इज इनफ। अब बच्चों को लगता है कि थ्योरी इनफ होता है, एक बार उन्होंने थ्योरी पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया थ्योरी, तो वो क्वेश्चंस भी इजीली लगा लेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करने पे इतना ध्यान नहीं देते हैं और उनको जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में सारा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। एंड यकीन मानिए, मैंने अपने प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस से अगर स्टूडेंट्स को ये पूछा है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज कि उन्होंने इनफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया। उनको लगा कि थ्योरी हो गई है तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू कि जो नीट का एग्जाम है, इट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द थ्योरी, और थ्योरी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन। आपको पता होना चाहिए कि जो थ्योरी आपने पढ़ा है उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई कैसे करना है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चौथा पॉइंट, स्टडिंग रैंडमली। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा एंथू होता है, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जो स्टडी पैटर्न हो जाता है वो बहुत रैंडम हो जाता है। कभी कभी तो वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, 10-12 घंटा पढ़ लेते हैं, और कभी कभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। तो रैंडम स्टडी पैटर्न से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपका फिक्स पैटर्न होना चाहिए कि आपको ये चीज कंप्लीट करना है। आपके जो टारगेट्स होने चाहिए वो फिक्स्ड होने चाहिए। आपका डे टू डे वाइज टारगेट होना चाहिए। उस डे टारगेट को आपको मंथली या वीकली टारगेट में डिवाइड करना है, तभी जाके आप एक स्टडी पैटर्न को फॉलो कर पाएंगे और अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। द फिफ्थ पॉइंट इज लो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि हम एक बार तैयारी के दौर में आ गए हैं तो हम बिल्कुल सोएंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, बस पढ़ते रहेंगे, और वो पढ़ाई करने के चक्कर में अपना जो स्लीप है वो कम कर देते हैं। वो मिनिमम 5-6 आवर्स की स्लीप लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा माइंड जो है, हमारा जो ब्रेन है, वो कोई मशीन नहीं है, वो हमारी बॉडी का ही पार्ट है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। और जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो और बहुत सारी चीज़ जो मेमोराइज करने वाली पढ़ते हो, उसके लिए आपके ब्रेन क्या होना चाहिए, बिल्कुल भी फ्रेश होना चाहिए, रिफ्रेश्ड होना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब आप अच्छे से 7 से 8 घंटे की स्लीप लोगे। तो आपका ये जो स्लीप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी चीज़ें मेमोराइज कर पाते हैं, कितनी चीज़ें अपने ब्रेन में रख पाते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सिक्स्थ पॉइंट इज हैविंग नो फ्रेंड्स। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि एक बार हम तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं तो अब हमारे बुक्स ही हमारे फ्रेंड हैं, हमें कोई फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई भी स्ट्रेस आ रहा है तो अगर हम अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं तो हमें लाइट फील होने लगता है। और साथ ही साथ अगर फ्रेंड्स आपके नीट का एग्ज़ाम ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक्चुअली उनके साथ एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो सकता है आपका। आप कोई भी डाउट्स उनसे पूछ सकते हो। रैंडम आपके मन में कोई भी डाउट आया जो आप टीचर से उस टाइम पे क्लियर नहीं कर सकते हो, तो फ्रेंड्स उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं प्रिपरेशन टाइम में। द सेवेंथ पॉइंट इज स्ट्रेसिंग मोर देन एक्चुअली वर्किंग। जब हम कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले ही स्ट्रेस करने लगते हैं कि हमने 1 साल वेस्ट कर दिया, या हमने 2 साल वेस्ट कर दिया, या हम ड्रॉप कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स के इतने पैसे लग रहे हैं, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, वो तो वहाँ पे चले गए। तो हम बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं
काम करने के बजाय हम ये सारा काम करने लगते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्ट्रेस आपको कोई भी चीज़ बेटर नहीं करने वाला है। इट इज़ जस्ट मेकिंग यू फील नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं करना है, उसके बजाय आप पढ़ाई करो। जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी आएगी और आप पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, जो हो गया वो हो गया। अब आपको क्या करना है, टाइम का सही यूटिलाइजेशन करके पढ़ाई करनी है। The 8th point is opposite gender attraction। अब ये हमारा टाइम होता है ऐसे 11th-12th क्लास में या फिर जब आप ड्रॉप कर रहे होते हो, तो आपका ये बहुत जाहिर सी बात है कि आप ऑपोजिट जेंडर पे अट्रैक्शन होता है आपको, और आप सोचने लग जाते हो कि यार अगर मैंने उसको ये बोल दिया वो क्या सोचेगी, या फिर अगर उसने मना कर दिया तो ये सारे थॉट्स हमारे पास आते हैं एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। लेकिन अगर सिर्फ हम यही सोचते रहेंगे तो हम पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है कि अगर ऐसे थॉट्स आपके पास आ रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है। ठीक है, सिर्फ यही एक साल में आपको सब कुछ नहीं डिसाइड करना है अपने लाइफ के लिए। तो लेट थिंग्स टर्न आउट गुड फॉर यू, और ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। हम ये तो नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही ना सोचें। अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपको तो आपको अपने आप को पॉजिटिविटी यही सोचना है कि आपको बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, और अगर ऐसे थॉट्स आ भी रहे हैं तो उसको अवॉइड करके आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट डूइंग रिविजन। अब हम जब पढ़ाई कर लेते हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छे से वो चैप्टर पढ़ लिया, हम क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से उसके सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम उस चैप्टर को दोबारा कभी नहीं देखते अनलेस हमारा कल एग्जाम हो। तो आपको क्या करना है, जो भी आप चैप्टर पढ़ चुके हो या आपने जिसके क्वेश्चंस लगा लिए हैं और आपको कोई और चैप्टर चल रहा है, तो उसके साथ साथ आप थोड़ा सा टाइम रिविजन के लिए ज़रूर रखें, जिससे आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ब्रशअप कर पाएँ और आपका जो प्रिपरेशन है वो उससे और बेटर होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरिंग PYQs। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्वेश्चंस लगा लेते हैं, NCERT लगा लेते हैं, एग्जाम्पलर लगा लेते हैं, जो टीचर्स ने अपने नोट्स में कराया वो कर लेते हैं, लेकिन हम PYQs को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो PYQs को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, तो कोई स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं लूँगी मैं, आप कोई भी बुक उठाइए जिसमें अच्छे PYQs क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जिसमें क्वेश्चंस हैं, उन PYQs को आप बार बार लगाइए और उन क्वेश्चंस को लगा के आप फिर से अपना रिवीजन कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उससे। द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट आस्किंग डाउट्स। अब हमें डाउट्स पूछने में बहुत शर्म आती है। हमें लगता है कि अगर हम डाउट्स पूछेंगे तो हमारा जो फ्रेंड है वो क्या सोचेगा कि इसको तो इतनी ईजी सी चीज़ नहीं आती है, या फिर हमारा जो टीचर है वो क्या सोचेगा कि ये तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, इसको अभी तक ये चीज़ नहीं आती है। तो हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि हम डाउट्स पूछते ही नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे कितना भी सिली डाउट हो, देयर इज नो सिली डाउट। जब आप प्रिपरेशन करते हो तो चाहे आपको कितना भी डाउट ऐसा लग रहा हो कि बहुत बेसिक डाउट है, ये शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, वो आपको ज़रूर पूछना चाहिए अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, ताकि आप उसको क्लियर कर सको और आप अपना जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग कर सको। और डाउट पूछने से ही हमारे जो बेसिक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट इज ऑलवेज सीइंग सोल्यूशन। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो अगर क्वेश्चन कोई हमसे नहीं होता है तो हम फटाफट से क्या करते हैं, पीछे से आंसर देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगते हैं। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उस क्वेश्चन पे लगाना है एटलीस्ट। ठीक है, एग्जाम टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, प्रिपरेशन टाइम पे बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है आपसे, तो आप आंसर दे के आगे बढ़ जाते हो। जब आपने आंसर देख ही लिया तो आपने कुछ नई चीज़ नहीं सीखी। लेकिन जब आप उस क्वेश्चन पे 15 मिनट बैठोगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट चमकेगा कि आपको किस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चंस लगाना है। ठीक है, तो जस्ट आपको क्वेश्चन आंसर देख के क्वेश्चन करने नहीं है। आप जब भी क्वेश्चन करो तो उस पर समय लगाओ और देखो कि वो क्वेश्चन कैसे हो रहा है और उस पर सोचो। अगर फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं और फिर लास्ट में आप सोल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन देखोगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओगे, इससे आप कोई भी नई चीज़ नहीं सीखोगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज गूगलिंग ऑलवेज। अब हमें क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो हम फटाफट से उसको गूगल कर लेते हैं। आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट करना है, NCERT पे ट्रस्ट करना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो सबसे पहले तो खुद से ट्राई कीजिए, खुद से नोट्स रेफर कीजिए, खुद से वो NCERT का पॉइंट देखिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। गूगल करने से आपको बहुत ही ईजिली सोल्यूशन मिल जाता है और वो
हमें याद भी नहीं रहता। तो अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि आपको नहीं समझ में आए तो खुद से उस पर रिसर्च कीजिए। एनसीईआरटी है आपके पास आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछिए। गूगलिंग इज नॉट द सोल्यूशन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट हैविंग टाइम टेबल। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें लगता है कि हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, जब मन किया तब पढ़ लिया। अब मैं टाइम टेबल की बात ये नहीं कर रही हूँ कि आपको ये बोलना है कि हमें 7 बजे उठना है, फिर 7 से 8 हमें ब्रश करना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद 8 से 9 हमें पढ़ाई करनी है, उसके बाद ये करना है। ऐसा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास ये टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको आज के दिन में ये टॉपिक्स करने हैं। मतलब आप सुबह उठिए तो टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आपको इस चैप्टर से ये टॉपिक करना है, आपको इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस लगाने हैं। सो दैट इज द टाइम टेबल विच आई एम रेफरिंग, कि आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है ताकि एंड ऑफ द डे आपको पता लग सके कि आपने पूरे दिन में कितनी प्रोडक्टिविटी थी आपकी, और आपने क्या सोचा था सुबह, और आपने रात में कितना पढ़ाई कर लिया है। एंड द लास्ट पॉइंट इज गिविंग एक्सक्यूजेस। जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, जब हमारे नंबर नहीं आते हैं मॉक टेस्ट में, तो हम क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, ये हर इंसान करता है। तो गिविंग एक्सक्यूजेस इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर हम एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि यार इस टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, या फिर ये बुक अच्छी नहीं थी, या फिर मेरे एग्ज़ाम में मेरा कंप्यूटर स्लो चलने लगा था, या फिर ऐसा कुछ हो गया था, तो अगर आप इस तरह के एक्सक्यूज़ दोगे तो फिर आपका एग्ज़ाम कभी क्वालिफाई नहीं होगा। एक्सक्यूज़ से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलती की वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। किसी भी XYZ पर्सन की वजह से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो, आप ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं देंगे। इट इज़ जस्ट यू, इट्स योर एग्ज़ाम, इट्स योर ड्रीम। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये सारे 15 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में ये 15 पॉइंट्स को ज़रूर अवॉइड करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।